आकाशवाणी बंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक प्रेषित। मूल मराठी लेखक लक्ष्मण लोंढे, हिंदी रूपांतरकार योगेंद्र तिवारी, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो आइए सुनते हैं नाटक प्रेषित। आती हूँ बाबा। लूसी आज का पेपर पढ़ रही थी, परंतु तुम्हारे खाने का समय हो चुका है, ये मैं नहीं भूली। ये ले, ये है तुम्हारा खाना, झटपट खा ले। अरे इतनी झटपट नहीं, आराम से खा। लूसी, केवल 4 हफ्ते में ही कितनी बदल गई हो। आई थी तब कितना उत्साह था, सतेज थी। फिर डॉक्टर ने तुम्हें विल्सन सिंड्रोम के टीके लगाए और तुम्हारी दुर्दशा शुरू हुई। पहले 4 दिनों में ही शरीर के बाल झड़ गए, बाद में शरीर पर लाल नीले चकत्ते पड़ गए, और अब ये मस्तिष्क में हमेशा के लिए धंसा हुआ इलेक्ट्रोड का भार। कितना सहन करोगी मनुष्यों के लिए। नो 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 सिस्टर मंगला, कितनी बार कहा है पहले से खाना मत दिया करो। हो बाबा, रोज की तरह पहले से इंजेक्शन देना है। चलो जाओ सिरिंज तैयार करो। हाँ तुलसी बेटे, इधर आओ इधर आओ। शाबाश, मैं समझ गया। डरो डरो नहीं बेटे, डरो नहीं। मैं समझ गया तुझे उस इलेक्ट्रोड से उब आ गई है ना। जल्दी ही हम उसे निकाल देंगे। ओके, आ जाओ लूसी बेटे। बस अभी हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। नहीं दुखेगा। एक सेकंड। मंगला, इसे पिंजरे में रख दो, जरा मैं पेपर पढ़ लूं। हाँ, चलो लूसी, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। रॉबर्ट को फांसी की सजा, राष्ट्रपति द्वारा दया पात्र घोषित करने से इनकार। 1 वर्ष पूर्व अंधेरी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के गुनहगार रॉबर्ट को फांसी अब निश्चित हो चुकी है। मध्य रात्रि में चोरी के उद्देश्य से एक घर में घुसकर घर के मालिक, उसकी पत्नी और 4 वर्षीय मासूम बालक की तीक्ष्ण हथियार से निर्मम हत्या करके भागे हुए रॉबर्ट का फोटो आप सब पाठकों को याद होगा। आप अभी भूले नहीं होंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। अब राष्ट्रपति ने भी उसे दया पात्र मानने से इनकार कर दिया है। आज से ठीक 8 दिन बाद आर्थर रोड की जेल में उसे ये सज़ा दी जाएगी और मानव जाति पर लगे इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया जाएगा। गुड। डॉक्टर, बोलो। एक बात पूछूं? जरूर, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि लूसी कैसी है, सो गई? नहीं, अभी सोई नहीं। अब सेब खा रही है, किंतु शीघ्र ही सो जाएगी। मैंने देखा है कि इंजेक्शन देने के थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ जाती है। डॉक्टर, इस इंजेक्शन में नींद की दवा होती है क्या? हाँ, थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ नींद की ही दवा नहीं होती। वास्तविक औषधि विल्सन सिंड्रोम की होती है, परंतु उसके साथ ही थोड़ी सी नशीली दवा भी हम मिलाते हैं। लेकिन मंगला, ये पूछने के लिए मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ और पूछना चाहती थी, परंतु आप नाराज तो नहीं होंगे ना? कम ऑन मंगला, मैं जानता हूं तुम लूसी के बारे में कुछ पूछना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें उसकी चिंता है, तुम्हें उससे लगाव हो चुका है, सच है ना? हाँ डॉक्टर, आपने थोड़ी देर पहले ही लूसी से कहा कि शीघ्र ही तुम्हारे सिर से इलेक्ट्रोड निकाल दिया जाएगा, अर्थात लूसी शीघ्र ही मरने वाली है, रोजी और मेरी की तरह। अरे पगली, मैंने कितनी बार कहा है कि प्रयोग के लिए लाए गए जानवरों से इतना लगाव मत करो, किंतु तुम कुछ समझती नहीं। एनीवे, सचमुच एक अच्छी खबर है। लूसी के सर का इलेक्ट्रोड हम शीघ्र ही निकालने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छी होने वाली है। सच डॉक्टर? और क्या, मैं केवल तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं कह रहा हूं। अरे लूसी ने हमारे हाथों में यश दिया है, और एक बार उसके खून की जांच कर लेने के बाद मैं विश्वास पूर्वक कह सकूंगा कि मुझे विल्सन सिंड्रोम की औषधि मिल गई है। ईश्वर की कृपा हो गई। मेरी लूसी है ही गुणवान। बेचारी रोजी और मेरी तो बस। मंगला, तुम भी कमाल करती हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने रोजी और मेरी को बिना किसी कारण क्रूरता से मार दिया हो। हर एक किसी अज्ञात रोग की औषधि ढूंढने में ऐसे कुछ प्राणियों की बलि होती ही है। जब मैंने शोध की शुरुआत की, तब इस रोग के जंतु मस्तिष्क में कहीं छिपे बैठे होंगे। अंदाज से 3 संभाव्य स्थान ढूंढ निकाले थे मैंने। मेरी को उनमें से एक जगह इलेक्ट्रोड लगाकर बिजली के झटके दिए और वो पागल हो गई।
वो पागल कुत्ते के समान बिहेव करने लगी। अतः उसे खत्म करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। रोजी को दूसरी संभाव्य जगह पर इलेक्ट्रोड लगाया तो उसके हाथ पैर लूले हो गए, वो पंगु हो गई और दुख के कारण वो स्वयं शौक से मर गई। लूसी को मैंने तीसरे संभाव्य स्थान पर इलेक्ट्रोड लगाकर झटके दिए और मैं सफल हो गया। मुबारक हो डॉक्टर, मतलब आपने अपना शोध सफल घोषित कर दिया। मैक्सो कंपनी द्वारा घोषित $5 लाख का इनाम, दूसरे सम्मानजनक पत्र और अनेक सत्कार समारोह, पद्म भूषण और शायद नोबेल पुरस्कार भी। कहां से कहां पहुंच गई तुम मंगला। अरे सब के लिए अभी काफी देर है। बंदर पर इस औषधि के सफल परीक्षण होने के बावजूद अभी मनुष्य पर इसका परीक्षण होना बाकी है। मनुष्य पर परीक्षण? हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रत्येक नई औषधि का कभी न कभी किसी मनुष्य पर पहला परीक्षण करना ही पड़ता है। जिस पर नई औषधि का प्रयोग करना होता है उस रोगी को उस दवा के बारे में पूर्ण जानकारी देने का बंधन संशोधक पर होता है, बस। दैट रिमाइंड्स मी, मंगला जरा डॉक्टर शीतला प्रसाद को फोन लगाओ। जी डॉक्टर। फोन लीजिए डॉक्टर। थैंक यू। हाँ भाई, मैं डॉक्टर भार्गव बोल रहा हूं। मैंने जो कहा था उस काम का क्या हुआ? क्या नहीं कहते हैं भाई? परंतु तुमने उन्हें ठीक से समझाकर बताया कि नहीं ये औषध बंदरों पर सफल हो चुकी है, फिर भी इनकार करते हैं। ताज्जुब है। ये प्रयोग असफल होने पर उनके चेहरे विद्रूप हो सकते हैं, मानता हूं। कुछ हद तक मृत्यु की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु औषध की सफलता पर मनुष्य पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। सचमुच कितने मूर्ख हैं ये रोगी। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? दवा अपने ऊपर टेस्ट करवाने दी जाए या नहीं, ये प्रत्येक का निजी प्रश्न है। और इसके बावजूद कुछ दिनों पहले ही आपके शोध संबंधी और रोजी तथा मेरी पर किए गए प्रयोग के बारे में पेपर में लेख छपा था। इसीलिए सब गड़बड़ हो रही है। लोग समझते हैं कि प्रयोग के असफल होने पर उन्हें कुत्ते की मौत मरना होगा। सच है, मैंने पेपर वालों को पहले बताकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता था कि संसार में असाध्य माने गए रोग पर यूरोप अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी शोध शुरू है। लेकिन उसके विपरीत परिणाम की आशा नहीं थी मुझे। अब इसका क्या उपाय? क्या रोगियों को बिना बताए नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अरे 1966 में न्यूयॉर्क में एक केस में 2 डॉक्टरों ने ऐसा ही किया था। वो औषधि रोगियों को रास आई, रोगी स्वस्थ हो गए, फिर भी उन डॉक्टरों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। अपने यहां भी कुछ नया नहीं होगा। डैम दिस ब्लडी लॉ। वैद्यकीय संशोधन की प्रगति में बाधा डालने वाला ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ठीक है मंगला, तुम जाकर अपना काम करो, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। जी। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। $5 लाख, यानी कितने रुपए? यदि 30 का भाव भी पकड़ा जाए तो 1.5 करोड़ रुपया। सफलता करीब आ जाने पर मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा हाथ से। हेलो, आर्थर रोड जेल। कौन? वाघमारे साहब बोल रहे हैं? नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर भार्गव। जी हाँ, जी हाँ, सिविल सर्जन साहब, मिलना था आपसे। अच्छा, शाम को 6 बजे? हाँ आता हूं, 6 बजे आता हूं। आप अकेले ही होंगे ना? गुड, आता हूं मैं साहब। ओके। नमस्कार वाघमारे साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। शुक्रिया। वाघमारे साहब, कुछ थोड़ा सा काम था आपसे। कहिए कहिए ना। कुछ दिन पहले रॉबर्ट का केस चल रहा था। उस समय आपकी मुझसे अक्सर कोर्ट में मुलाकात होती थी और आप अक्सर मुझसे ये कहा करते थे, भाई एक शाम हमारे साथ भी गुजारो। याद है आपको? जी हाँ, अपने घर हमें लोगों को बुलाना पड़ता है, वरना फांसी गेट वाले जेल में कौन आएगा मरने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसे मरना होगा वही व्यक्ति आपके पास आएगा। क्यों? कहिए साहब, क्या काम था? ये आपका रॉबर्ट क्या कहता है? पेपर में मैंने पढ़ा है कि अगले हफ्ते उसे आप फांसी देने वाले हैं। हाँ, अगले सोमवार सूर्योदय से पहले उसे फांसी देना तय हो गया है। उसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया क्या? किसे सूचित करें साहब, वो है तमिलनाडु का, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। केस के दौरान कोर्ट में उसका कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं आता था। फिर पिछले 1.5 साल से वो यहीं है,
इतने दिनों में उससे यहां मिलने भी कोई नहीं आया। अकेला है बेचारा। लेकिन ऐसे अपराधी को फांसी देने के बाद क्या उसकी लाश का अंतिम संस्कार करते हैं? जी हाँ। कौन करता है अंतिम संस्कार? कौन करेगा? हाँ जी, मुझे ही ऐसे व्यक्तियों का रिश्तेदार होना पड़ता है। अपराधी जिस धर्म का होता है उस धर्म के अनुसार विधिवत उसके संस्कार करता हूं और कोर्ट को सूचित करता हूं, तब जाकर सही ढंग से ऐसा केस खत्म होता है। हम ये रॉबर्ट का केस बेहतर ढंग से खत्म करें क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं साहब। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वाघमारे साहब, विल्सन सिंड्रोम नामक संसार भर में फैले हुए एक अति भयंकर रोग पर आज तक मनुष्य को औषधि प्राप्त नहीं हुई। हाँ, बहुत ही खतरनाक रोग है। मनुष्य को तड़पा तड़पा कर मारता है। किंतु उस पर आप शोध कर रहे थे ना साहब? हाँ, मैंने इस रोग के वायरस मस्तिष्क में ठीक कहाँ छुपे रहते हैं ढूंढ निकाले हैं और उन्हें खत्म करने का तरीका भी। इस बारे में मेरा बंदर पर किया गया प्रयोग सफल रहा है। वाह वाह डॉक्टर साहब, एडवर्ड जनर ने चेचक के टीके खोज निकाले और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आपका भी वैसा ही होगा और मेरे जैसे सामान्य मनुष्य गर्व के साथ कहेगा, इस महान वैज्ञानिक को मैं पहचानता था। क्या मंगाऊं साहब? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स? इतनी अच्छी खबर दिया आपने। नहीं, चाय कॉफी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। कैसा मजाक करते हैं साहब छोटे आदमी का। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? एनीवे, मुझसे जो भी मदद हो सकेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। वाघमारे साहब, मेरे संशोधन में अभी एक महत्वपूर्ण अधूरापन है। मैंने अब तक सारे प्रयोग बंदर पर किए हैं। जब तक मैं जीवित मनुष्य पर प्रयोग कर अपनी उपचार प्रणाली की उपयुक्तता सिद्ध नहीं कर देता, तब तक खैर, इसके लिए मुझे रॉबर्ट चाहिए। करेंगे रॉबर्ट को मेरे हवाले? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? असंभव नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए वाघमारे साहब, हम रॉबर्ट के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। उसकी मौत का तरीका बदल रहे हैं और वैसे भी उसकी मौत निश्चित है और उसे आपको मारना ही है। आपका कर्तव्य है उसको मारना। आप उसे मेरे हाथों में सौंप दें और उसे फांसी दी गई ये कोर्ट में सूचित कर दें, बस। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दैट्स नॉट योर हेडेक एट ऑल। वैसे सोचा जाए तो आपका कहना तर्कसंगत है, लेकिन मैंने अपनी 36 वर्षों की नौकरी में ऐसा कभी नहीं किया साहब। मैं अब रिटायर होने वाला हूं। अब तक की सर्विस के अच्छे रिकॉर्ड पर देखिए वाघमारे साहब, आप फिर से भावात्मक विचार करने लगे हैं। अब आपने रिटायरमेंट का विषय निकाल लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, रिटायर होने के बाद सरकार आपको कुल कितना प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी देगी? 1 लाख रुपए? 2 लाख रुपए? इसके विपरीत यदि आपने मुझे इस प्लान में सहायता की तो मैं आपको जो रकम दूंगा उससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रिटायरमेंट के पश्चात आप गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी, बाग बगीचा लेकर सुख से जीवन बिताएंगे। मुझे सिर्फ अपनी इच्छा बता दीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? कितने? 5 लाख? ठीक है, 5 लाख दिए समझो। अब मुझे बताइए, इस फांसी के समय और कौन कौन मौजूद होगा? एक डॉक्टर रहते हैं डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, मैं खुद सिविल सर्जन हूं, मैं उस दिन अपनी ड्यूटी वहीं लगवा लूंगा। और कौन रहता है? जल्लाद। उसे मनाने का काम मेरी ओर से आपको करना होगा। रॉबर्ट की मौत निश्चित होने के कारण हम उस पर किसी तरह का अन्याय नहीं कर रहे हैं। इसका उसे यानी कि जल्लाद को विश्वास दिलाना होगा। वो तैयार हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। आप यदि जल्लाद को कम पैसों में पटा लें तो बाकी रकम आपकी, मैं वापस नहीं लूंगा। ओके? अब और कौन? मैजिस्ट्रेट साहब रहते हैं ना? उन्हें समझाना मेरी जिम्मेदारी। ओके? परंतु साहब, इस बारे में क्यों ना हम एक बार खुद रॉबर्ट से बात करके देखें? आप भी कमाल करते हैं वाघमारे साहब। जो रोगी विल्सन सिंड्रोम की यातनाएं भोग रहे हैं वो भी ऐसे गिनी पिग बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे क्या पूछना? फिर रॉबर्ट तो स्वस्थ है, वो क्यों तैयार होगा? हमें उस पर अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले उसे बीमार करना होगा। अजी, जिसे 2-3 मिनटों की यातना के बाद झट से छुटकारा मिल जाएगा, वो व्यक्ति खुद क्यों रोग की यातना बर्दाश्त करेगा, जबकि उसका न कोई आगे न कोई पीछे। इसलिए रुपयों का लालच भी उसका मन नहीं बदल सकता। इसलिए रॉबर्ट की मंजूरी भूल जाओ। वाघमारे साहब, आप फिर से भावनाओं में बहने लगे। जनाब, हम जो कर रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं है, और यदि होगा भी तो वो मुझे लगेगा, क्योंकि ये मूल योजना मेरी है। हाँ, हमारा रास्ता जो है वो कानूनी नहीं है, लेकिन मानव समाज को विल्सन सिंड्रोम नामक की औषधि प्राप्त होगी।
संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो, इसीलिए हम ये कर रहे हैं ना। और ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगी, आप, मैं, मजिस्ट्रेट साहब और जल्लाद। परंतु साहब, सब ठीक हो जाएगा ना? इसकी आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ जल्लाद का विश्वास प्राप्त कर मुझे सूचित कीजिए। चलता हूं मैं, अब आपके फोन का इंतजार करूंगा। या फिर ऐसा कीजिएगा कि फोन मत कीजिए, मिलने ही चले आइए। कुछ बातें फोन पर नहीं कही जा सकती, खुद ही चले आइए। जी हाँ साहब। मंगला, देखो तुमसे कहा था ना, वैसा ही हुआ। निकल गया ना लूसी के मस्तिष्क से इलेक्ट्रोड। पहली बार लूसी के यहां आने पर उसे विल्सन सिंड्रोम के टीके लगाने के बाद, उसके शरीर में हर हफ्ते बढ़ते हुए रोग के और अंततः औषधि देने के बाद उसमें हो रहे बदलाव के फोटो हमने खींचे हैं। जो मैं शोध लिखूंगा ना, उसमें उन्हें लगाऊंगा। कम ऑन लूसी, स्टेडी प्लीज। डॉक्टर, लूसी को स्वस्थ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कम वक्त ये लूसी सीधे रहती ही नहीं, वो मुझसे डरती है। मैं कुछ भी करता हूं ना तो उसे लगता है कि मैं उसे इंजेक्शन दूंगा। इसीलिए मंगला, जरा तुम लूसी के साथ खड़ी रहो, वो शांत रहेगी। वाह, मैं लूसी के पास क्यों? फिर मेरी भी फोटो आ जाएगी। आने दो ना, वैसे भी मैं तुम्हारा उल्लेख अपने शोध निबंध में तो करने ही वाला हूं। आइए आइए वाघमारे साहब। मंगला, तुम जरा लूसी को अंदर ले जाओ, मुझे जरा वाघमारे साहब से बात करनी है। एंड आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, प्लीज। हाँ कहिए साहब, काम हो गया अपना? हो गया, यानी कि लगभग हो गया समझिए। आप इस तरह से हिचकिचाकर क्यों बात कर रहे हैं? जल्लाद ने 50,000 से अधिक पैसे मांग लिए क्या? उसे दिए जाने वाले पैसों में से आपके लिए बचने की बजाय आपके 5 लाख में से कम हो रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो बताइए ना साहब, थोड़े के लिए मैं झाएं झाएं करने वाला आदमी नहीं हूं। नहीं नहीं, आपसे झूठ क्यों बोला साहब, वो तो 10,000 में ही मान गया। इसके सिवाय और क्या कह रहा था पता है? वो कहता था सरकार मुझे मनुष्य मारने के पैसे देती है, इसके बदले न मारने के कारण पैसे मिल रहे हों तो ईश्वर के घर में मेरे खाते में उतना पाप कम जमा होगा। वेरी गुड वाघमारे साहब, जीत गए आप। परंतु साहब, एक रुकावट है। अब और रुकावटें मत निकालिए प्लीज वाघमारे साहब, प्लीज। रुकावट ऐसी है डॉक्टर, रॉबर्ट है क्रिश्चियन। प्रत्येक फांसी के कैदी को उसकी एक आखिरी इच्छा व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, और यदि वो असंभव न हो तो हम उसे पूर्ण करते हैं, ऐसा नियम है। रॉबर्ट ने अंतिम इच्छा व्यक्त की है कि उसकी मृत्यु के समय यहां के चर्च के फादर बाइबल का विशिष्ट परिच्छेद जोर से पढ़कर उसे सुनाए, जिसे सुनते सुनते उसकी मौत हो। ये कब की बात है? आप जिस दिन मुझसे मिलने आए थे उसके पहले की। डॉक्टर, उस दिन मैं आपसे कहना भूल गया था। आपके आने के 2 दिन पहले रॉबर्ट की अंतिम इच्छा का विनती पत्र यहाँ के चर्च के फादर स्टीफन्स को मैंने सिपाही द्वारा भेज दिया था। फादर ने रॉबर्ट को आशीर्वाद देने के लिए आना मंजूर कर लिया है। यह पत्र आज ही मुझे चर्च द्वारा प्राप्त हुआ। तो वो फादर स्टीफन्स और एक व्यक्ति। आपने जटिल समस्या खड़ी कर दी है वाघमारे साहब। मतलब फांसी के 4 की बजाय 5 गवाह हो गए। सॉरी साहब, यदि आप चाहें तो अपना प्लान बदल सकते हैं। मैं और जल्लाद इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं वचन। नो 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 वाघमारे साहब, नो। आई एम सॉरी वाघमारे साहब, हमें अपनी योजना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में मैं कुछ भी कठिन और असंभव नहीं मानता। फादर से बात करनी होगी सो मैं करूंगा। हाँ, थोड़े अलग ढंग से बोलना होगा, लेकिन वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बेफिक्र रहिए। रॉबर्ट की फांसी का दिन सोमवार है ना? तो फिर मुझे आज ही फादर से मिलना होगा। आज शाम को ही जाऊंगा मिलने फादर से। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए। गए वो? अरे ये क्या डॉक्टर साहब, आपको कितना पसीना आ गया। पसीना? कहाँ? नहीं नहीं, मुझे कोई पसीना वसीना नहीं आया। केवल पसीना ही नहीं, आपका चेहरा भी काफी परेशान दिखाई देता है। कुछ परेशानी हर आदमी को होती है। डॉक्टर, साफ कहती हूँ, माफ कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप अपना प्लान छोड़ दीजिए। मतलब
तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी मंगला। जानबूझकर नहीं सुन रही थी, परंतु थोड़ा थोड़ा अपने आप कानों में सुनाई देता था। इसके बावजूद उस दिन जब मैं पेपर घर ले गई तो उस पर $5 लाख को 30 रुपए प्रति दर से गुणाकर 1.5 करोड़ की रकम मैंने देखी थी। मुझे आपके मन की सारी बातें तो पता नहीं चल सकी, फिर भी थोड़ा सा अंदाजा तो आ ही गया। इसी से मैं कह रही हूँ कि आप अपना प्लान अभी भी छोड़ सकते हैं। नॉनसेंस! मुझे मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। और मंगला, एक बात जान लो मंगला, यहां जो कुछ भी तुम्हारे कानों में पड़ा है उसकी कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए, समझी? यू कैन गो नाउ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके डॉक्टर। फादर। यस माय सन। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर भार्गव, शहर के हॉस्पिटल में सिविल सर्जन हूं। आपने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले। हमारा चर्च में भी मिलना संभव नहीं क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। कोई बात नहीं। मुझसे कोई काम है क्या डॉक्टर? जी हाँ फादर, मैं गलत समय पर तो नहीं आ गया? यदि ऐसा है तो मैं फिर आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद या कल। अरे हाँ फादर, आपको मुझे डॉक्टर भार्गव कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी तरफ मुड़कर देखने के पहले प्यार भरे शब्दों में यस माय सन कहा था ना, वही कानों को प्रिय लगा। आप मुझे सन कहकर पुकारें। फिर कब आऊं मैं फादर? प्रार्थना के समय आए हो, जाओ मत, यहीं ठहरो। इच्छा हो तो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। फादर, भगवान यीशु के चेहरे की ओर देखने पर सबसे अधिक जो मेरे मन को स्पर्श करती है वो है उनकी आंखों की करुणा। लगता है सारी मानव जाति की ओर ये महान विभूति क्षमा की दृष्टि से देख रही है। सभी के पापों को क्षमा करने वाला महान मन इनका है। एकदम सच कहा है तुमने। फादर, मन उदास होने के कारण मैं आपके पास आया हूं, मार्गदर्शन के लिए और सलाह के लिए। और आए हो तो ठीक प्रार्थना के समय। यीशु आपको मार्ग दिखाएंगे। फादर, दीन दुखियों की, गरीबों की, पीड़ितों की, रोगियों और कोढ़ियों की सेवा अर्थात प्रभु की सेवा है ना? एकदम सच है बेटा। ईश्वर ही तुम्हें प्रकाश दिखा रहा है। फादर, लगता है प्रभु के सामने का दिया बुझ गया। होगा। उस दिए की तुम चिंता मत करो। तुम अपनी आत्मा की ज्योति बुझने मत दो। वही ज्योति तुम्हें, मुझे, सभी को मार्ग दिखाएगी। फादर, दुखियों का दुख दूर हो, पीड़ितों की वेदना दूर हो, इसी उद्देश्य से मैंने कुछ शोध कार्य किया है। सारे संसार में जिस विल्सन सिंड्रोम नामक भयानक रोग के 60 लाख मानव ग्रसित हैं, उस रोग पर मैंने निदान ढूंढ निकाला है। मेरा शोध कार्य आखिरी मंजिल पर है। यह शोध कार्य घोषित करने के पूर्व मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक असाध्य रोग पर औषध ढूंढ निकालकर तुमने मानव जाति की, यानी इस रूप से प्रभु की बहुत बड़ी सेवा की है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने शोध कार्य में पूर्ण यशस्वी होगे। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं फादर। फादर, आप उस रॉबर्ट को जानते हैं ना? वो फांसी वाला कैदी। हाँ, कम से कम आखिरी क्षणों में पवित्र बाइबल के कुछ शब्द सुन लूं, यही उसकी इच्छा है। अच्छी बात है। फादर, वो पापी है, ये सभी जानते हैं। उसे मानव जाति की यानी कि प्रभु की सेवा करने का मौका एक बार मृत्यु के पूर्व मिलना चाहिए। इस तरह उसके इसी जन्म में पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी एक योजना मैंने बनाई है। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। मेरा शोध बंदरों पर सफल हो चुका है। उसे बाजार में बेचने के पूर्व मनुष्य पर प्रयोग करना आवश्यक है।
रॉबर्ट की मौत टालना अब किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए मरने से पहले यदि उसने इस औषधि का स्वयं पर प्रयोग करने दिया तो औषधि की जांच पूर्ण होगी और वह संपूर्ण मानव जाति के लिए उपलब्ध होगी। मैं इस योजना के लिए आपका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं। क्या आपने इस योजना की जानकारी रॉबर्ट को दी? क्या वो राजी है इसके लिए? उसकी सम्मति मैंने पूछी नहीं, क्योंकि वो राजी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध? जी हाँ फादर, लेकिन उसके जैसे पापी को केवल प्रभु की सेवा ही सिद्ध होगी। ऐसा एक पुण्यवान कार्य हम उस पर डाल रहे हैं। प्रभु की सेवा इस तरह जबरदस्ती किसी पर लादी नहीं जाती बेटा। इसके लिए अंतः प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। और बाय द वे, इस रोग पर इलाज ढूंढ निकालने के लिए मैक्सो कंपनी ने $5 लाख का इनाम रखा है। यह मैंने किसी पेपर में पढ़ा था। क्या ये सच है? जी हाँ, लेकिन मुझे उसके बदले अपने शोध कार्य के बारे में सभी पेटेंट के सभी अधिकार उस कंपनी को देने पड़ेंगे। फिर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं उतने ही स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। इस शोध कार्य के पीछे तुम्हारा उद्देश्य वो इनाम प्राप्त करना है, और उस कंपनी का उद्देश्य भी केवल लाभ प्राप्त करना है। शेष मानव की सेवा, प्रभु की सेवा, ये सिर्फ दिखावा है। यहां सेवा की चादर के नीचे एक आर्थिक व्यापार छिपा है, और केवल वही सत्य है। फादर, क्षण भर के लिए मान लिया जाए कि इस शोध कार्य के पीछे आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही उद्देश्य है, लेकिन उसमें बुरा भी क्या है? आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रखना पाप तो नहीं है, अपराध भी नहीं। एकदम सही कहा है। आर्थिक लाभ का उद्देश्य रखकर शोध कार्य करना पाप नहीं और बुरा भी नहीं है, परंतु इसके लिए रॉबर्ट को फंसाकर उसके मन के विरुद्ध उसे गिनी पिग बनाना, ये मात्र पाप भी है और अपराध भी है। और इस गैर कानूनी काम में और पाप में मैं शामिल नहीं होऊंगा। फादर, इस व्यू से मार्ग कैसे निकाला जाए? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं कैसे? इस भूमि पर इतना अविश्वास मत दिखाओ माइसन। विल्सन सिंड्रोम पर औषध की खोज आवश्यक है, परंतु उस औषध को ढूंढने की प्रेरणा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। अपनी संशोधित उपचार प्रणाली तुम मैक्सो कंपनी को न देते हुए सारी मानव जाति को मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हो? तुम्हारी प्रेरणा इतनी शुद्ध मानवतावादी होगी तो स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करवाने के लिए तैयार व्यक्तियों की फौज तुम्हारे सामने खड़ी कर दूंगा। ऐसे कोई तैयार होगा क्या फादर? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? इस तरह कोई तैयार होगा या नहीं, यह देखने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मानवता के लिए, प्रभु के बच्चों की वेदना कम करने के लिए आत्म बलिदान करने को तैयार होने वाले स्वयं सैनिकों की फौज का पहला सैनिक तुम्हारे समक्ष खड़ा है। चलो माइसन, पहला प्रयोग मुझ पर ही करो। अभी आप सुन रहे थे नाटक प्रेषित। इसके मूल मराठी लेखक थे लक्ष्मण लोंढे। हिंदी रूपांतर किया था योगेंद्र तिवारी ने। इसमें सहभागी कलाकारों का भूमिका अनुसार परिचय इस प्रकार है: डॉक्टर भार्गव ब्रिजभूषण साहनी, मंगला हर्षा पांचाल, इंस्पेक्टर वाघमारे आनंद सिंह, फादर पृथ्वीराज सांकला, निर्मिति सहाय प्रमोदिनी चिमुलकर, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की।